नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सेल्फ शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर की बुक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की प्रथम यूनिट में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स एंड प्रेशर एंड आइडियल गैस तथा मीन काइनेटिक एनर्जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये पॉइंट करवा चुका हूँ। अगर आपने ये पॉइंट नहीं देखे हैं तो आप मेरे पूर्व की वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस एंड गैस इक्वेशन से संबंधित बॉयल, चार्ल्स व गेलुशाक के लाज। ओके, तो हम आज से शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, यानी आदर्श गैस की ताप व्याख्या, यानी टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंडेंस है। आपने एक चीज़ अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़ी कि ई मीन जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 3/2 kT के बराबर होती है। ओके, अब आइडियल गैस में जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी किसके कारण होती है? टोटल जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। अगर आप शुरुआत में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स देखें, अगर आप अभिग्रह देखें तो उन अभिग्रहों में स्पष्ट हमने बताया था कि गैस के अणुओं के बीच में किसी प्रकार का फोर्स कार्यरत नहीं होता, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? जीरो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान अगर जीरो है तो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपकी। ओके, हमें आपने डेरिवेशन के शुरुआत में जब आप कर रहे थे कि किसी बॉक्स में जब गैस है, इस बॉक्स में अगर गैस है जिसके n पार्टिकल हैं, टोटल किसी एक पार्टिकल का मास m है, तो टोटल जो मास होगा इस गैस कंटेनर में वो n स्मॉल m इक्वल टू क्या लिखेंगे? कैपिटल M लिखेंगे। और p इक्वल टू आपके पास आया था 1/3 एंड m n v एंड CRMS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई CRMS स्क्वायर। ओके, तो यही हम यहाँ पर सबसे जो पहला v को मैं क्या किया, v को मैं यहाँ ले गया तो PV इक्वल टू क्या आया? 1/3 MCRMS स्क्वायर, यानी C रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर है। यहाँ पे केवल जो प्रारंभिक डेरिवेशन था उसमें v यहाँ पे लगा हुआ था। अगर आप देखें तो प्रारंभिक जो डेरिवेशन था v यहाँ पे लगा था, मैं यहाँ v को p के मल्टीपल में ले गया। अब आइडियल अगर गैस इक्वेशन देखें तो PV इक्वल टू क्या होती है? nRT होती है। PV इक्वल टू क्या होती है? nRT होती है। इसका मतलब nRT का मान आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? nRT इक्वल टू 1/3 MCRMS स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के? यहाँ तक अगर आप एक मोल की बात करें, अगर आप एक मोल की बात करें तो n इक्वल टू 1 हो, एक मोल की अगर बात करें तो n इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू m नोट होगा, यानी मोलिकुलर वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट हो जाएगा यहाँ। तो T इक्वल टू 1/3 MCRMS स्क्वायर।
अब किसी भी गैस के लिए मोलिकुलर वेट आपका क्या होता है, फिक्स होता है, एंड आर आपका गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल और केल्विन। ओके। अब यहाँ पे किसी भी गैस के लिए एम फिक्स है एंड आर गैस कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी मोलिकुलर वेट उसका फिक्स होगा एंड गैस कांस्टेंट भी फिक्स होगा। 1/3 फिक्स है ही, तो इसका मतलब टी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी जो हो गया वो उस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो गया। ओके। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उपरोक्त जो समीकरण थे उसको 2 का मल्टीपल मैंने ऊपर कर दिया और 2 का मल्टीपल मैंने क्या किया, नीचे कर दिया। ओके। यहाँ पे अगर ये टर्म्स देखें आप अंदर की, तो ये क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली मीन काइनेटिक एनर्जी के, सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको कि ये आपके पास मीन काइनेटिक एनर्जी के तुल्य। अब देखिए सी आर में समीकरण 1 से अगर देखें तो आपके पास समीकरण आई थी, आपके पास समीकरण देखें, ये समीकरण देखें आप, एंड सेकंड समीकरण यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो समीकरण 1 से अगर देखें आप तो आपके पास सी आर एम एस की वैल्यूज़ क्या आएगी, 3 TR/m अंडरूट, 3 TR/m अंडरूट, यहाँ से 3 TR/m। ये समीकरण देखें, सी आर एम एस क्या आएगी, सी आर एम एस इक्वल टू 3 TR या 3RT, सॉरी 3RT/m नोट लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे नोट। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो RT और m नोट पे डिपेंड आपकी करेगी। ओके। अब अगर इसी फॉर्मूले को k के पदों में अगर लिखना हो, अगर k के पदों में लिखना हो तो हम k के पदों में किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे m आपका मोलिकुलर वेट है, m क्या है आपका मोलिकुलर वेट है, 3RT/m नॉट। ओके। अब देखिए इसको के पदों में किस प्रकार लिखें, मोलिकुलर वेट आया यहाँ पे, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि आर जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको क्या लेना है, मोलिकुलर वेट ही लेना है, यानी उसका अणुभार ही लेना है। अब देखिए के पदों में इसको किस प्रकार लिखते हैं, के पदों में लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे समझने की चेष्टा करना कि के इक्वल टू होता है आपके पास या Na के इक्वल टू आर, ये जो फॉर्मूला है। ओके। अब देखिए जो मास होता है उसका फॉर्मूला m/m0 इक्वल टू क्या होता है, m/m0 इक्वल टू x, यानी नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल आपने क्या ले रखे हैं, 1 ले रखा है। इसका मतलब मास है वो किसके बराबर है, मोलिकुलर वेट के बराबर ही है। यहाँ पर अगर आप देखें, अब देखिए आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में R/m0 है आपका, R/m0 है। अगर R को मैं रिप्लेस कर दूं तो R को अगर मैं रिप्लेस करूं K से, तो K से रिप्लेस करूंगा तो K Na और बाई क्या आएगा, m0। R को अगर रिप्लेस कर दिया मेरे पास तो ये मेरे पास रिजल्ट है। अब Na/m0 किसके बराबर होगा, Na/m0 या m0/a, m0/Na किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पे आपके पास आया m0/Na किसके बराबर होगा, यानी क्या m के बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए मास के बराबर होता है 1 मोल
एक मोल जो आपकी गैस होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं Na। कितने होते हैं? Na। अगर एक मोल में Na होते हैं तो यहाँ पर एक का मास m है, तो एक का मास m है और पार्टिकल टोटल Na है, तो ये जो मास होगा इसका मोलिकुलर वेट ही बनेगा। क्या बनेगा? मोलिकुलर वेट ही बनेगा। इसका मतलब MNA किसके बराबर होता है? m नोट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? m नोट के बराबर, MNA। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है n अवोगाद्रो नंबर लिया गया है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्मॉल जो n है वो कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ पे n क्या लगाया गया है? आपको अवोगाद्रो नंबर लगाया, और ये MA यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, ये रॉन्ग है। यहाँ पे m आना चाहिए और यहाँ पे क्या आएगा? CRMS। ये m नहीं आएगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ये फॉर्मूला जो होगा CRMS इक्वल टू 3kT अपॉन क्या आएगा? स्मॉल m आएगा। ओके, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको प्राप्त हुए हैं। दो फॉर्मूले आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन दोनों फॉर्मूलों को कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का 1% जरूर कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में जरूर मिलता है। यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है। RMS इक्वल टू 3RT बाई M कैपिटल, और यही फॉर्मूला है। इसको आप के पदों में लिखें तो 3kT अपॉन स्मॉल m। ये समझने वाली बात है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में आता है। अब देखिए आप दोनों फॉर्मूलों से देखिए आप इसका, इन दोनों फॉर्मूलों का मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पे R, मैंने शुरू में ही आपको कह रहा हूँ R किस संदर्भ में आता है? जब मोल की बात चल रही हो, तो मोल की बात चल रही है तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट है। और K कहाँ किस संदर्भ में आता है? संख्या के संदर्भ में आता है। और अगर संख्या के संदर्भ में आता है तो संख्या यानी कोई पर्टिकुलर जो मोलिकुल्स है उसका अगर मास देखें तो वो मास क्या होता है? m होता है। ओके, यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको किसी अणु का द्रव्यमान अगर दे रखा है, मास दे रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला काम में लगाना है। अगर किसी गैस का मोलिकुलर वेट दे रखा है या ये कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या आपकी हाइड्रोजन गैस है, कोई भी गैस कह रहा है या वायु भी है आपकी, और उसका आपको क्या ज्ञात करना पड़ रहा है? CRMS वैल्यू ज्ञात करनी पड़ रही है। तो आप डायरेक्टली आप फॉर्मूले में मान पुट किस में पुट करेंगे? आप इसमें पुट करेंगे। और अगर आप किसी भी गैस के लिए ये कह रहे हैं कि जिनोन का किसी अणु का द्रव्यमान या जिनोन के अणु का द्रव्यमान इतना है, किसी कण का द्रव्यमान इतना है, तो उसके लिए CRMS वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इस फॉर्मूले को और ध्यान से देखिए, यहाँ पे R फिक्स है एंड m किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स होगा। जैसे नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, CO2 आपकी 44, हाइड्रोजन 2। तो किसी भी गैस के लिए अलग अलग है। टेम्परेचर अगर सेम हो, जैसे एक रूम है, एक रूम में कोई गैस आपकी सेम टेम्परेचर पे रखी हुई है, या अलग अलग सिलेंडरों में आपके नाइट्रोजन भर रखी है, ऑक्सीजन भर रखी है, हाइड्रोजन भर रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड भर रखी है, अलग अलग गैसें भर रखी हैं। अगर आपने अलग अलग गैसें भर रखी हैं और सबका टेम्परेचर आपके समान है, सबका टेम्परेचर अगर समान है, तो टेम्परेचर समान है, R सभी गैसों के लिए क्या रहता है? समान रहता है। तो किस पे डिपेंड करेगा? M पे डिपेंड करेगा, कैपिटल M पे। और कैपिटल M सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे कम आपका हाइड्रोजन का होगा। सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होती है? हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है सेम टेम्परेचर पर। अब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर रूम टेम्परेचर अपने कितना मानते हैं? 300 केल्विन मानते हैं। रूम टेम्परेचर को कितना मानते हैं? 300 केल्विन मानते हैं। तो 300 केल्विन पे आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू जाएगी 19। हाइड्रोजन के लिए आएगी ये वैल्यू 1920 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगी? 1920 मीटर, यानी 1920 मीटर प्रति सेकंड से आपके गैस के मोलिकुल्स यानी उनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब बाकी की क्या आएगी?
इससे कम आएगी सभी जो गैसें यहाँ पे रख रखे हैं नाइट्रोजन के लिए आपके। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं नाइट्रोजन के लिए 517, नाइट्रोजन के लिए 517, ऑक्सीजन के लिए 483 मीटर पर सेकंड। अब अगर वायु की बात करें, आप वायु की अगर बात करें तो वायु के लिए ये वैल्यूज़ यहाँ पे इसकी वैल्यू 483 है और इसकी वैल्यू आपके 517 है। तो सॉरी, ये 517 नहीं, नाइट्रोजन की 517 है। अगर नाइट्रोजन की 517 है तो वायुमंडल में 76% के आसपास कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। और ऑक्सीजन 21% के आसपास। अगर ये 21% के आसपास है तो इसका मतलब जो ज़्यादातर मोलिकुल्स हैं वो किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो मिक्सचर जो गैस है, उस मिक्सचर गैस का अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के नज़दीक उनके अणुओं का वेग आएगा और वो वेग लगभग आता है 511 मीटर पर सेकंड। क्या आता है? 511 मीटर पर सेकंड। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर पूछी जाए कंपटीशन एग्जाम में, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही या अवरोही क्रम में जमाना पड़े, ये चार गैसें जो मैंने आपको बताई, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? इनका मोलिकुलर वेट देखना पड़ेगा। ये कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने आपको करवाया है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वायु की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मैंने अलग अलग बता दिया। हाइड्रोजन के लिए 1920, ऑक्सीजन के लिए 483, नाइट्रोजन के लिए 517 और वायु के लिए आपका क्या आएगा? 511 मीटर पर सेकेंड आएगा ये वैल्यू। अब ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में, कई कंपटीशन एग्जाम में, जो छोटे कंपटीशन एग्जाम, उसमें डायरेक्टली एक पर्सन पूछ लिया जाता है कि परम शून्यता, क्या परम शून्यता, परम शून्यता, परम शून्यता, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्यता, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये क्या चीज़ है? ये भी आपके समझ में आनी चाहिए। हालांकि ये बहुत ही छोटी चीज़ है पर आपको पता होना चाहिए, जिसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने, सॉरी 0 केल्विन, सॉरी इस बात के लिए सॉरी, 0 केल्विन, क्या कहें? 0 केल्विन, परम शून्यता आपको 0 केल्विन कहते हैं। अगर 0 केल्विन है तो इसको अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें तो ज़्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखें, ये नेगेटिव ऑफ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा? 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, नेगेटिव माइनस 273। अब परम शून्य ताप अगर हो तो परम शून्य ताप पर आपकी गैसों के अणुओं का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? तो आपके पास फॉर्मूला था CRMS इक्वल टू 3RT/m, कैपिटल M। तो परम शून्य ताप की अगर बात करें तो यहाँ पे 0 केल्विन लगाएंगे तो CRMS वैल्यू क्या आएगी आपके पास? CRMS वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब कोई भी गैस है आपके पास, तो किसी भी गैस के लिए परम शून्य ताप पर सभी अणु क्या होंगे? स्थिर अवस्था में होंगे। ऑल मोलिकुल्स आर स्टैटिक पोजीशन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो परम शून्य ताप पर आपके सभी अणु क्या होंगे? सभी अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है? 0 होता है। ये भी एक कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसी भी टेम्परेचर पे क्या होते हैं। अब अगर एक और पर्सन मैं आपके यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो भी टी के प्रोपोर्शनल होती है। मीन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? टी के प्रोपोर्शनल होती है। अगर टी के प्रोपोर्शनल है तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ई का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ई का मान भी 0 होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मान भी 0 होगा। और एक और चीज़ भी है, विशेष रूप से वॉल्यूम भी 0 होगा। क्या 0 होगा? वॉल्यूम। ये अपने चार्ल्स का जब ला पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है वो भी किसी भी आइडियल गैस का 0, एंड मीन काइनेटिक एनर्जी 0, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 0। यानी ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? 0 होती हैं।
तो ये नए नए आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के मैं पर्सन आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा कई बार आपसे पर्सन कर लिया जाता है NA का मान या RR का मान, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। NA अवोगाद्रो नंबर आपकी कितनी होती है, या सॉरी मैं एक इससे पहले STP बता देता हूँ आपको, छोटी सी चीज़ है STP। हिंदी में इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या चीज़ होती है, देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर STP की अगर बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये होता है टी आपके पास होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 कह सकते हैं, ठीक है STP, ठीक है। केल्विन, ये केल्विन में मैंने लिया, ठीक है। टी का मान STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, 1 एटमोस्फियर, 1 ATM एटमोस्फियर। और 1 एटमोस्फियर किसके बराबर होता है, 1 एटमोस्फियर होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर बात करें तो T इक्वल टू 273 केल्विन डायरेक्टली आप देखते हैं, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 एटमोस्फियर इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जब न्यूमेरिकल देगा ये, तो न्यूमेरिकल में ये कहेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर आप 300 केल्विन मानेंगे। क्या मानेंगे, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन न्यूमेरिकल हल करने के लिए रूम टेम्परेचर को। अब अगर आइडियल गैस है तो STP की अगर बात करें, आपके पास PV इक्वल टू nRT भी यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन है। अब अगर उसकी बात करें तो जो वॉल्यूम होता है STP पर, यहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको P, V एंड T 3 चीज़ें, तो मैंने STP की बात की यहाँ पे, STP की बात की यहाँ पे। टेम्परेचर आपके पास आ गया, और टेम्परेचर का मान आपके पास क्या आया, टेम्परेचर का मान आया 273 केल्विन, और ये आया 1 एटमोस्फियर, ठीक है। अब V का मान क्या होगा, V यानी वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 मोल अगर गैस ले लें आप, 1 मोल अगर गैस आप लेंगे तो 1 मोल में नंबर क्या आएंगे, अब नंबर भी आ गए यहाँ पे, एक नई चीज़ आ गई नंबर। तो नंबर जो होंगे वो तो होंगे अवोगाद्रो नंबर के बराबर, और अवोगाद्रो नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, अवोगाद्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ये अवोगाद्रो नंबर है। तो जो 1 मोल जो गैस है वो STP पे जो उसका वॉल्यूम होगा वो होता है 22.4 लीटर। क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। तो ये आप विशेष चीज़ें हैं, ये आप न्यूमेरिकल एग्जाम न्यूमेरिकल की दृष्टि से विशेष रूप से ध्यान में रखें कि STP क्या चीज़ होती है, मोल क्या चीज़ होता है, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ग्राम अणु होता है। किसी भी गैस की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपके गैस के अणुओं का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, किस प्रकार से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किस प्रकार से मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आपके एकदम, आज टॉपिक छोटा था पर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, कि आपको ये जो फार्मूला यहाँ पे जो ये फार्मूले आ रहे हैं, ये CRMS के दोनों जो फार्मूला आ रहे हैं, इनका मैंने विस्तार पूर्वक आप पे चर्चा की। और चर्चा करने का कारण बस इतना सा है कि ये कंपटीशन एग्जाम में इस पर प्रश्न नहीं चूकता, हर बार प्रश्न आता है। पुराने पेपर किसी भी कंपटीशन एग्जाम, RPSC ले लें चाहे UPSC ले लें, और चाहे आपके आगे आने वाले समय में एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, RU या DU या किसी और यूनिवर्सिटी में आप रिटन एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे निश्चित रूप से प्रश्न मिलता है। इस कारण से मैंने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आज की